अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर चंद शहजाद है और मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी में डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो है पेपर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है और आप लोगों ने 9th और 10th के पेपर दिए भी हुए हैं, लिहाजा आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं और ये पेपर की टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो 2 घंटे 30 मिनट होती है। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसमें जो सेक्शन 1 है या सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसके कुल मार्क्स 10 हैं और इसके लिए टाइम जो है वो 15 मिनट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के हवाले से जानने से पहले या इस पर जाने से पहले आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखें कि जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपने सॉल्व करना है फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से गौर रखना है कि इस सेक्शन में आपने लेड पेंसिल का या कच्ची पेंसिल जिसे हम लोग कहते हैं उसका इस्तेमाल आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। अक्सर औकात देखने में ये आया है कि हम लोग जब पेपर मार्किंग कर रहे होते हैं फेडरल बोर्ड में तो अक्सर स्टूडेंट्स ने वाइटनर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, कटिंग या रेजिंग करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्कॉच टेप के ज़रिए उस बबल शीट के ऊपर से उसको उखाड़ा हुआ होता है और दोबारा अगले किसी जगह पे MOR पे वो सर्कल कर देते हैं। तो ये कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपके पास आता है तो उसके टाइम ड्यूरेशन को आपने मैनेज करना है कि टाइम हमारे पास 15 मिनट है और हम लोगों ने 10 MCQs को सॉल्व करना है और उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम लोगों ने ये MCQs सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले आप लोग उन MCQs की तरफ जाएंगे जो आपको 100% आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में अटेम्प्ट किया जाता है। इंग्लिश में ABCD का ऑप्शन होता है और इसी तरीके से उर्दू में अलिफ बे जीम और दाल का ऑप्शन होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब इसको अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो वो ABCD के ऑप्शन की बजाय जब अलिफ बे जीम दाल का ऑप्शन देखते हैं तो अक्सर वो जब MOR शीट जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अक्सर उसमें वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करना है तो एक तो टाइम को मैनेज करना है और दूसरा जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो आपने इस पर जो स्पेसिफिक ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, उसको आपने OMR शीट पर सॉल्व करना है। अब उसके बाद आपने कतई तौर पर नीचे जो इसके एक खाना बना हुआ होता है जिस पर मुतमईन या एग्जामिनर के सिग्नेचर होते हैं वो साइन नहीं करना या उसको फिल नहीं करना, और उसके बाद ये जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये बबल शीट आपसे एग्जामिनर वापस ले लेंगे। जो आपका एग्ज़ाम ले रहे होंगे इन्विजिलेटर्स, वो वापस लेने के बाद ये फिर कतई तौर पे आपको वापस नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप को जब भी आप सॉल्व करने के लिए जाएं, एक तो आपके जो ऑप्शन है उस पर करेक्शन होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें और लेड पेंसिल का बिल्कुल भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। और ये इंस्ट्रक्शन में जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आपको एक रोल नंबर स्लिप दी जाती है, रोल नंबर स्लिप में भी ये चीज़ मेंशन की जाती है कि आपने कतई तौर पे लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। और 2 इंक पेन आपको अलाउ किए जाते हैं, एक ब्लैक होता है और एक ब्लू होता है। या आप ब्लैक में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या ब्लू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये दोनों कलर के पेन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि रेड पेन इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि फेडरल बोर्ड में रेड पेन से एग्जामिनर पेपर मार्क करते हैं, और ग्रीन पेन को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो उसके ऊपर कमेंट्स लिखते हैं। जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है, अगर वो किसी जगह गलती करता है तो उसको हेड एग्जामिनर उस ग्रीन पेन से उसकी करेक्शन करता है। इसलिए आप लोगों ने रेड पेन को या किसी और कलर के ग्रीन पेन को आपने कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के बाद आपको जब सेक्शन बी यानी कि आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाता है
तो वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक सेक्शन बी, सेक्शन बी जब आप देखेंगे तो उसके बिल्कुल नीचे एक नोट लिखा हुआ होगा और उस नोट में लिखा हुआ होगा अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। इन 8 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 24 मार्क्स। और 24 मार्क्स आउट ऑफ 11, यानी कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 11 होंगे। 11 में से आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इस पर आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ध्यान से और एहतियात से आप लोगों ने लिखनी है कि सबसे पहले आप जब क्वेश्चन सेक्शन बी को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, इनके पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखते और आप सिर्फ पार्ट लिख देते हो कि लेट सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 9 आता है, तो आप सबसे पहले 9 लिखेंगे कटे हुए मार्कर के साथ 9 बड़ा बोल्ड करके लिखेंगे। बेशक आप क्वेश्चन ना भी लिखें, लेकिन आप उस पार्ट का अगर नंबर लिख देते हो और नीचे आंसर लिखते हैं तो उसके जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होता है, तो उसमें मार्क्स डिडक्शन आपका बिल्कुल कम होता है। और क्योंकि ये तकरीबन 2.5 घंटे का यानी कि 2 आवर्स और 30 मिनट का पेपर होता है, इसलिए आपको टाइम मैनेज करने में मुश्किल होती है। क्योंकि आप जब यहाँ से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे सेक्शन सी में जाते हैं, सेक्शन सी में जाके आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपको जो पहले बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी और आसान अल्फाज में जो क्वेश्चन आते हैं, आप पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर शिमला डेपुटेशन आपका टॉपिक है, शिमला डेपुटेशन एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि शिमला डेपुटेशन में कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़े। क्योंकि आपकी जो मार्किंग स्कीम बनती है वो हमेशा आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर वो आपको मार्क्स अवार्ड करेंगे। लेट सपोज शिमला डेपुटेशन में ये कब हुआ, आपको डेट पता होनी चाहिए कि ये 1906 में हुआ। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स। इसको हेड कौन कर रहा था, सर आगा खान। और कहाँ गए, शिमला। किससे मिले, लॉर्ड मिंटो। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मैंने बुलेट बनाए हैं ये तकरीबन 5 to 6 बुलेट हैं। तो 5 to 6 मेन इंफॉर्मेशन है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली तो हम लोग बच्चों को यही एडवाइस करते हैं, स्टूडेंट्स को, कि जब वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाएँ तो उनके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, इन की पॉइंट्स में ये जो मेन इंफॉर्मेशन है इसको वो ब्लैक पॉइंटर के साथ या मार्कर के साथ हाईलाइट कर दें ताकि ये नुमायाँ हो जाएं, वाज़े हो जाएं, ताकि एग्जामिनर जब उनका पेपर चेक करे तो पेपर चेक करने के साथ साथ जब उसकी नज़र इस पर पड़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। उसको पता होता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से याद किया हुआ था, उसको एक्नॉलेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो टिक करेगा और आपको पूरे मार्क्स दे देगा। अब उसमें ये है कि अगर आप इसमें से 1 पॉइंट मिस कर देते हैं या 2 पॉइंट मिस कर देते हैं तो इन 2 पॉइंट्स को मिस करने की वजह से फिर आपका 1
मार्क डिडक्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी पूछी गई हो आपने सिर्फ उसी का जवाब देना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन है वो आपने 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है और वो आपने 3 की बजाय 7 या 8 लाइनों में उसको एक्सप्लेन किया, तो फिर उसका ये आपको नुकसान होता है कि पिछली दफ़ा जब हम लोग फेडरल बोर्ड में मीटिंग अटेंड कर रहे थे वर्कशॉप की, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हमें ये बताया कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंसीज दिखाता है तो उसका 0.5 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाता है आपका। तो जो चीज़ पूछी गई हो, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया हो, उसी के मुतालिक जवाब दें। कोशिश करें कि इररेलेवेंट मटेरियल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास या पेपर चेकर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर बहुत डिटेल से लिखा हुआ होगा वो एक क्रॉस लगाएगा और यहाँ पे IR लिख देगा। IR का मतलब होता है फेडरल बोर्ड की लैंग्वेज में इररेलेवेंट, और इररेलेवेंट लिख के वो आपका 0.5 मार्क काट लेगा, जिससे आपकी मार्क परसेंटेज आस्ता आस्ता गिर जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जिस भी शॉर्ट क्वेश्चन में जो मटेरियल आपसे पूछा गया हो आप सिर्फ उसी पर ही फोकस करें, इररेलेवेंट मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है। इसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पर हर हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के 16 बनेंगे। और ये यहाँ पर पार्ट्स की शक्ल में नहीं होगा। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इनके पार्ट्स नहीं होंगे। आप फर्ज करें इन तीनों पार्ट्स में से या तीनों क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी किसी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सुर्खियाँ दें। जैसे ये जो प्रीवियस ईयर हम लोग पेपर मार्किंग कर रहे थे तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज का एक क्वेश्चन आया था। सर सैयद अहमद खान, इनकी सर्विसेज के बारे में एक क्वेश्चन आया था। अब जो हमारे हेड एग्जामिनर थे उन्होंने हमें ये सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट जो कमो बेश 10 से 12 सुर्खियां लिखता है उसको पूरे मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि फेडरल बोर्ड की स्कीम में जब आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो आगे लिखा हुआ होता है कि अगर ये स्टूडेंट 12 हेडिंग्स सही लिखता है तो इसको पूरे मार्क्स मिलें, और अगर इसमें से अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो मेरे ख्याल में ये 0.75 एक सुर्खी का एक तकरीबन मार्क बनता है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज में आप असबाब बगावत हिंद से शुरू करेंगे, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद असबाब बगावत हिंद के बाद जो है वो म्यूटनी है, साइंटिफिक सोसाइटी है, रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो इनकी पॉलिटिकल और सोशल, ये कुल मिला के कोई 15-16 पॉइंट्स बनते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके पॉइंट ये 8 हों, तो कोशिश करना है कि वो 8 के 8 सुर्खियाँ आप लोगों ने लाजमन लिखनी, उसमें कोई भी आपने मिस नहीं करनी। अब फर्ज करें कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 15 to 16 हेडिंग्स हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि 10 to 12 हेडिंग्स लाजमी लिखें, क्योंकि ये 10-12 सुर्खियां जब आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आजकल के इस दौर में फेडरल बोर्ड ने दूसरे मैथमेटिकल और साइंस सब्जेक्ट की तरह पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में भी ये कहा है कि अगर एक बच्चा बिल्कुल एक्यूरेसी से लिखता है, अगर वो इररेलेवेंट नहीं लिखता, तो उसको पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हम पूरा साल जब पढ़ते हैं, हम पेपर चेक करने के लिए जाते हैं तो हम उनको 100% मार्क्स देते हैं। तो आप लोगों ने इस पेपर पैटर्न को एज इट इज़ फॉलो करना है और कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। और अगर इस पेपर में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। शुक्रिया।